वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक मराठी मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है आप ही पढ़ लो। पता नहीं मूवी का नाम लिखा है या 10 क्लास का एस्से। खैर इसका मतलब है कोई किसी का नहीं। उसी तरह इस मूवी को बैन किया गया है क्योंकि इस मूवी की कहानी बहुत ही अजीब है। आई एम वार्निंग यू, थोड़ा अडल्ट कंटेंट देखने को मिलेगा। इस मूवी में एक बच्चे की जिंदगी को दिखाया गया है, कैसे वो बच्चा क्राइम के दलदल में फंसता चला गया। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये साले तो शैतान की औलाद निकले। लोगों पर इसका बुरा असर ना पड़े इसीलिए इस मूवी को बैन कर दिया गया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, जहाँ पर काफी सारे लोग उदास बैठे होते हैं। उन्हीं में से बाबी नाम का एक बूढ़ा बंदा भी बैठा होता है। तभी हॉस्पिटल से न्यूज आती है कि किसी की मौत हो गई। ये खबर सुनने के बाद बाबी रोता तो नहीं लेकिन बहुत अफसोस करने लगता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर दो 12 साल के लड़कों को दिखाया जाता है। एक का नाम है दिगंबर, दूसरे का इलियास। फिलहाल ये दो बच्चे ट्यूबलाइट्स को फोड़कर मांझा बना रहे होते हैं, मतलब पतंग उड़ाने के लिए। तभी उस टेरेस के ऊपर दिगंबर की दादी आती है। दिगंबर कहने लगता है, अरे दादी तुम यहाँ पर क्यों आई, तुम जाओ मैं आता हूँ। लेकिन दिगंबर की दादी इलियास को नजर ही नहीं आती, क्योंकि दिगंबर की दादी एक आत्मा होती है और दिगंबर आत्माओं को देख सकता है। एक्चुअली दिगंबर का दादा एक मांत्रिक था। वो कुछ रिचुअल्स करके आत्माओं को भगाने का काम किया करता था। वही पावर्स दिगंबर के पास होती है। सो मूवी के दरमियान में दिगंबर कुछ लोगों की आत्माओं को देखते रहता है। उसके बाद ये दोनों गुप्ता नाम के एक ब्रोकर के पास जाकर चाकू लेकर इसे मार देते हैं। एक्चुअली आपने ये रूल तो सुना ही होगा, अगर कोई भी किराएदार किसी घर में 10 साल के ऊपर रहेगा तो उस घर के ऊपर इसका भी हक होगा। लेकिन रूल ये है कि 10 साल के रिसिप्ट होना चाहिए। सो ये गुप्ता वाला बंदा सामने वाली पार्टी से बहुत सारे पैसे लेकर वो फेक रिसिप्ट्स बनाते रहता है। सो गुप्ता को मारने से पहले दिगंबर अपने अंकल सिरिया को यहाँ पर बुलाने के लिए कहता है। सो गुप्ता उसी तरह से सिरिया को कॉल करके यही कहने लगता है कि तुम्हारे सारे रिसिप्ट तैयार हो चुके हैं, तुम लेने के लिए आ जाओ। ये खुशखबरी सुनने के बाद सिरिया और उसकी वाइफ सुप्रिया गुप्ता के घर जाते हैं। तो वहाँ पर ये दोनों गुप्ता की लाश को देखकर शॉक में रह जाते हैं। तभी दिगंबर और इलियास यहाँ पर आकर इन दोनों को भी चाकू से डरा धमकाकर इनके हाथ पैर मुंह बांध देते हैं। इन दोनों को बांधने के बाद फटाफट से इन दोनों के कपड़े खोलने के लिए कहता है। जब ये दोनों अपने कपड़े खोल देते हैं, दिगंबर और इलियास इन दोनों के प्राइवेट पार्ट्स को काटकर इन दोनों को मार ही देते हैं। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ महीनों पहले दिगंबर और इलियास आम बच्चों की तरह खेला करते थे, स्कूल जाया करते थे। दिगंबर के घर में इसकी दादी के साथ साथ इसका अंकल सिरिया और सुप्रिया भी रहते हैं। दिगंबर की दादी बयो सुप्रिया को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। उसके बाद चौल के कुछ लोग एक जगह पर बैठकर मीटिंग करने लगते हैं। सो इन लोगों से हमको ये बात पता चलती है कि दिगंबर जिस चौल में रहता है यहाँ पर रीडेवलपमेंट के लिए टावर बनने वाला है। लेकिन दिगंबर की दादी बयो अपने घर को बेचना नहीं चाहती। बाबी और कुछ लोग दिगंबर की दादी बयो को समझाने लगते हैं कि पुराना घर जाएगा तभी तो नया फ्लैट हमको मिलेगा, घर के साथ साथ कुछ पैसे भी मिलेंगे। सिरिया और सुप्रिया भी यही चाहते हैं कि ये अपने घर को रीडेवलपमेंट के लिए दे दिया जाए। ये दोनों भी बयो पर प्रेशर डालने लगते हैं और एक्चुअली ये घर बयो का ही है। दिगंबर की दादी सिरिया और सुप्रिया को अपने घर में इसलिए रखा ताकि ये दोनों दिगंबर की देखरेख करें। जब दिगंबर बड़ा हो जाएगा ये घर दिगंबर का हो जाएगा। दिगंबर का फादर एक बहुत बड़ा गुंडा था। दिगंबर भी ऐसा ना बने इसीलिए दिगंबर की देखरेख सिरिया और सुप्रिया पर छोड़ दी इसने। खैर उसके बाद सिरिया गुप्ता से मुलाकात करके इसके रिसिप्ट्स के बारे में पूछने लगता है कि इसका काम कहाँ तक आया। ऑलरेडी सिरिया ने गुप्ता को 2 लाख रुपए दे दिया है और 3 लाख रुपए देना होता है। सिरिया और सुप्रिया का यही प्लान होता है कि बयो का घर इनके नाम करके जब वो प्लेस रीडेवलपमेंट हो जाएगा उसी फ्लैट में ये लोग रहने लगेंगे। उसी रात ये बात बयो को पता चलती है। सिरिया और सुप्रिया पर झगड़ा करने लगती है कि मेरे जीते जी तुमको ये घर नहीं मिलेगा, फटाफट से तुम दोनों मेरे घर से दफा हो जाओ। एक्चुअली सिरिया बयो का भतीजा होता है। लड़ाई के दौरान सिरिया बयो से कहने लगता है, ओके ठीक है मैं इस घर से निकल जाऊंगा, लेकिन अब तक जितने पैसे मैंने इस घर के ऊपर खर्चा किया वो सारे के सारे मुझे दे दो, मतलब किराया, बिजली का बिल एक्सेट्रा। दूसरे दिन बयो गौड़े नाम के एक पॉलिटिशियन के पास जाती है, मतलब गौड़े से पैसे लेकर सिरिया को देने के लिए। गौड़े बयो को अपनी माँ समान समझते रहता है। कहने लगता है कि आज ये जिस पोजीशन में है इसकी वजह बयो का बेटा है, मतलब दिगंबर का फादर। जब गौड़े छोटा बच्चा था बयो गौड़े को अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। खैर बयो की बात सुनने के बाद गौड़े फटाफट से सिरिया को अपने पास बुलवाता है। दूसरे कमरे में जाकर ये दोनों सीक्रेटली बात करने लगते हैं। सो यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है
कि एक्चुअली ब्रोकर गुप्ता घोड़े का ही आदमी है। मतलब इनडायरेक्टली सीरिया घोड़े को पैसे देते रहता है। प्रेजेंट पर भी घोड़े सीरिया से यही कहने लगता है कि प्लान बनने से पहले तुम चौपट कर दोगे। मैंने कहा ना तुमको, बचे 3 लाख रुपए मेरे हाथ में रखो, तभी घर के सारे रिसिप्ट्स तुम्हारे नाम पर होगी। अब मैं जैसा बोल रहा हूँ उसी तरह से करो तुम। फटाफट से बयो के पास जाकर उससे माफी मांगो, इस बात को यहीं पर दबा दो। तो सीरिया उसी तरह से नाटक करते हुए बयो के पैरों के पास गिर जाता है, उसे माफी मांगने लगता है। अब बेचारी बयो इन सारे लोगों के प्लान्स को ना जानते हुए सीरिया को माफ कर ही देती है। खैर दूसरे दिन दिगंबर का चाचा महादेव बयो के घर आता है। मतलब महादेव को भी ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू होने वाला है। बयो को अपनी बातों की जाल में फंसाकर अपना हिस्सा मांगने लगता है। जब बयो इसके लिए मना कर देती है, महादेव बयो को डराने धमकाने लगता है कि ये कोर्ट में केस डालेगा। और यहाँ पर एक और बात यह है कि जब दिगंबर का फादर मर चुका था उस वक्त महादेव अपने भाई को देखने के लिए भी नहीं आया था, क्योंकि महादेव एक वेल एजुकेटेड पर्सन होता है, अपने बीवी के साथ सेपरेट ही रहता है। इस तरफ इलियास पॉर्न वीडियोस देखने के लिए दिगंबर से 20 रुपए मांगने लगता है। दिगंबर कहने लगता है कि मैं वीडियोस नहीं देखता, मैं तो हर रोज लाइव ही देखता हूँ। इलियास शॉकिंगली पूछने लगता है, लाइव वो कहाँ पर देखते हो तुम? उसके बाद दिगंबर इलियास को अपने घर ले जाता है। अपनी दादी से बहाना बनाने लगता है कि इलियास आज मेरे साथ ही सोएगा। जब सारे लोग सो जाते हैं, दिगंबर और इलियास चोरी चुपके सीरिया और सुप्रिया के कमरे में झांकने लगते हैं। उस वक्त वो दोनों कांड करते रहते हैं। अनलकीली उस वक्त सुप्रिया इन दोनों को देख लेती है, सीरिया को बताने लगती है। सीरिया इन दोनों को मार पीट कर घर से बाहर ही कर देता है। जब दिगंबर और इलियास घर के बाहर सो रहे होते हैं, सुप्रिया नेकड़ होकर दिगंबर के पास आती है, उसको अपने गले से लगाने लगती है। बाद में पता चलता है ये सब कुछ दिगंबर का सपना था। खैर दूसरे दिन बयो दिगंबर और इलियास को अपने बेटे के पुराने सामान देकर इन सामान को बेचकर कुछ पैसे लाने के लिए कहती है। दिगंबर उसी बक्से में इसके फादर की चाकू को देखता है, बटन वाली चाकू। इस चाकू को दिगंबर अपने पास ही रख लेता है। इलियास से कहने लगता है कि मैं पहला मर्डर इसी चाकू से करूंगा, और वो भी उस भरोसे वाले सीरिया का। इसी में दिगंबर इलियास से ये भी कहने लगता है कि कुछ लोगों ने इसके फादर को ट्रैप करके बहुत ही बेरहमी से मार दिया। दिगंबर का फादर मरने के बाद इसकी माँ कहीं पर भाग गई। दिगंबर की माँ किसी बार में एक डांसर थी। दिगंबर के फादर ने दिगंबर की माँ को जबरदस्ती शादी करके अपने घर में रखा था। सो दिगंबर का फादर मरने के बाद इसकी माँ वहाँ से भाग गई। इस तरफ बयो अपने पड़ोसी बाबी के घर आती है। बाबी का बेटा अचानक से मर जाने की वजह से बाबी की वाइफ पागल हो चुकी होती है, और ऊपर से बाबी के सर पर बहुत सारा कर्जा भी होता है। उसी तरह बाबी की बेटी एक वॉचमैन के साथ भाग गई थी। शादी होने के बाद इसके पति ने दहेज लाने के लिए इसके घर भेज दिया। सो बाबी बयो से यही कहने लगता है कि ये अपने घर को बेचकर वो कुछ पैसे अपनी बेटी को दे देगा, और बचे कुछ पैसों से वो दूसरे गाँव जाकर अपनी जिंदगी गुजार लेगा। बयो बाबी से कहने लगती है कि तुम घबराओ मत, मैं घोड़े के पास जाकर तुम्हारे लिए कुछ पैसे मांग कर लाती हूँ। इस तरह से जब बयो घोड़े के घर जाती है तो वहाँ पर घोड़े, उसका आदमी भक्तिया और सीरिया बैठे होते हैं। उसी रिसिप्ट्स के बारे में बात चलती रहती है। तब जाके बयो को घोड़े का असली सच पता चलता है, उससे झगड़ा करने लगती है। लड़ाई के दौरान घोड़े बयो को बस ऐसे ही धक्का देता है। बयो के सर पे जबरदस्त चोट आने की वजह से बयो की मौत हो जाती है। उसके बाद अपने आदमी भक्तिया और सीरिया से कहने लगता है कि जो कोई भी पूछेगा तुम लोग यही जवाब देना कि बयो बस बेहोश होके गिर गई। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब मूवी की स्टार्टिंग में जिसकी मौत दिखाई गई वो बयो की ही थी। दिगंबर की दादी जाने के बाद दिगंबर बहुत रोने लगता है। उसके बाद दिगंबर का चाचा दिगंबर को अपने घर लाता है। मतलब महादेव दिगंबर के जरिए से वो घर हासिल करना चाहता है। घर में लाने के बाद महादेव और उसकी बीवी दिगंबर को बहुत मारने पीटने लगते हैं, काफी सारा काम बोलने लगते हैं। गुस्से में आकर एक दिन दिगंबर और इलियास महादेव और उसके छोटे बेटे को मार ही देता है। उसके बाद दिगंबर और उसकी चाची ही घर में अकेले रहने लगते हैं। अपने चाची का अकेलापन देखकर दिगंबर अपनी चाची को धीरे धीरे सेड्यूस करने लगता है। धीरे धीरे इसकी चाची भी दिगंबर से बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। हर वक्त ये दोनों कांड करते ही रहते हैं। उसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सीरिया और सुप्रिया की मौत हो गई थी। दिगंबर और इलियास वहाँ पर जाते हैं। बाबी दिगंबर से कहने लगता है कि पता नहीं बेटा किसने तुम्हारे आंटी अंकल को मार दिया, तुम फिलहाल बच्चे हो, ये सारी चीजें मत देखो, यहाँ से जाओ। जब दिगंबर दोबारा अपनी चाची के घर आता है, ये दोनों एक ही साथ स्नान करने लगते हैं। उसी तरह ये दोनों एक दूसरे के पैर भी दबाने लगते हैं और कुछ और भी। खैर इसी दरमियान में एक दिन गौड़े दिगंबर के पास आकर इसे कुछ पैसे देकर इसका घर अपने नाम करवा लेता है। कुछ दिनों पहले गौड़े ने याकूब नाम के एक बंदे को 5 लाख रुपए दिया था।
याकूब को अपने पास बुलाकर इसके पैसे मांगने लगता है। याकूब गौड़े से कहने लगता है, अरे भाई 4 दिन पहले मैंने 2 लाख रुपए भक्तिया को दिया। यह सुनने के बाद गौड़े का आदमी भक्तिया साफ मना करने लगता है कि इसने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। याकूब गौड़े से कहने लगता है कि भाई आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। यह सुनने के बाद तब जाके भक्तिया ये बात कबूल कर लेता है कि इसने याकूब से 2 लाख रुपए पैसे लिया था। इसके भाई को ऑपरेशन की जरूरत थी, इसीलिए गौड़े अपने आदमी भक्तिया को मार पीट कर फौरन इसके पैसे लौटाने के लिए कहता है। उसी रात भक्तिया किसी जगह पर बैठकर बहुत दारू पीने लगता है, गौड़िया को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। तभी वहाँ पर इलियास आने पर भक्तिया इलियास को सब कुछ सच सच बताने लगता है। मतलब दिगंबर की दादी की मौत कैसे हुई, कैसे दिगंबर को अपने बातों की जाल में फंसाकर उसका घर अपने नाम करवा लिया, और उसी तरह दिगंबर के फादर को मरवाने में भी गौड़े का ही हाथ था। मतलब गौड़े ने दूसरी पार्टी को दिगंबर के फादर की इन्फॉर्मेशन दी थी। इलियास ये सब कुछ जानकर दिगंबर को आके सारी बात बताने लगता है। दिगंबर एक जबरदस्त प्लान बनाकर पहले गौड़े के पास जाकर यही कहने लगता है कि आपका आदमी भक्तिया आपको मारना चाहता है। ऐसा कहते हुए दिगंबर गौड़े को लेकर भक्तिया के पास जाता है, जो शराब पीकर बेहोश पड़ा होता है। गौड़े बिना सोचे समझे भक्तिया को मार ही देता है, और जब गौड़े दिगंबर को कुछ पैसे दे रहा होता है, दिगंबर वो पैसे नहीं लेता। गौड़े से 5 लाख रुपए वापस मांगने लगता है। पूछने लगता है कि मेरे बाप की कीमत यही लगाई थी ना तुमने, वो 5 लाख रुपए मैं मांग रहा हूँ। ऐसा कहते हुए दिगंबर अपने फादर की चाकू लेकर गौड़े को बार बार स्टैप करके उसे मार ही देता है। इस तरह से दिगंबर अपने फादर और अपने दादी का बदला ले लेता है। तभी दिगंबर को उन दोनों की आत्मा नजर आती है, जो बहुत ही खुश होते हैं। मुस्कुराते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मतलब अब जाके इन दोनों की आत्मा को शांति मिली। खैर इस तरफ भाभी भी अपने घर को बेचकर दूसरे गांव जा रहे होते हैं। अब दिगंबर का तो यहाँ पर कोई भी नहीं, वो भी भाभी के साथ आना चाहता है। ये जानने के बाद दिगंबर की चाची इसको जाने नहीं देती, क्योंकि इसकी चाची दिगंबर की बहुत एडिक्ट हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी दिगंबर अपनी चाची को ठुकराकर भाभी के साथ दूसरे गांव आ जाता है। इस गांव आने के बाद दिगंबर बहुत खुश होने लगता है। इसी दरमियान में भाभी दिगंबर से कहने लगता है कि तुम्हारे खानदान के बहुत सारे लोग मर चुके हैं, शायद तुम्हारे खानदान के ऊपर कोई श्राप है, एक तांत्रिक से मिलके ये श्राप दूर कर देंगे हम। दिगंबर खुश होकर भाभी से कहने लगता है कि हमारे खानदान पर ऐसा कोई श्राप नहीं, एक सीक्रेट बात बताऊं। ऐसा कहते हुए सब कुछ भाभी को बताने लगता है। ये सब कुछ सुनने के बाद भाभी पहले तो मजाक समझने लगता है, लेकिन बाद में इसको एक क्लैरिटी आ ही जाती है। उस रात भाभी को नींद ही नहीं आती, हर वक्त दिगंबर की बात ही याद आती रहती है। जब भाभी अपनी नींद से जाग जाता है तो भाभी ये देखता है कि खिड़की के पास इलियास अपने खिलौने से खेल रहा है। भाभी भी धीरे धीरे उस खिड़की के पास जाकर वो नजारा देखकर शॉक में रह जाता है, क्योंकि घर के अंदर दिगंबर और भाभी की बेटी कांड करते रहते हैं। खैर दूसरे दिन सुबह ये सारे लोग खाना वाना खाने लगते हैं, सिवाय भाभी और उसकी माँ के। दूसरे सीन में हम इन तीनों की लाश को देखते हैं, दिगंबर, इलियास, भाभी की बेटी। मतलब भाभी ने उस खाने में जहर मिलाकर इन तीनों को खिला दिया। खुद की बेटी मरने पर भी भाभी नहीं रोता। भाभी ने सोचा था अगर दिगंबर और इलियास और कुछ सालों तक जिंदा रहेंगे तो ना जाने कितने लोगों को मार देंगे, कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। ऐसे लोग जिंदा रहने के बजाय मर जाना ही बेहतर होगा। तो दोस्तों देखा आपने, जैसा मूवी का टाइटल है कोई किसी का नहीं, उसी तरह से इस मूवी का भी कॉन्सेप्ट है। सिरिया और सुप्रिया बयो के रिलेटिव्स होने के बावजूद भी वो बयो के घर को अपनाना चाहते थे, हड़पना चाहते थे। बयो मरने के बाद दिगंबर की जिम्मेदारी इसके चाचा पर आई, लेकिन महादेव भी अपने फायदे के लिए दिगंबर का इस्तेमाल करने लगा। दिगंबर इन सब से बचने के लिए मर्डर्स करना स्टार्ट कर दिया और ना जाने कितने बुरे कामों में फंसता चला गया। अगर भाभी दिगंबर और इलियास को नहीं मारता तो पता नहीं कितने सारे लोग इन दोनों के हाथों से मारे जाते। तो दोस्तों आखिरकार 12 साल का बच्चा क्राइम करने की वजह कौन है? किसी ने एक बात सच्ची कही थी कि हमारी सोसाइटी ही क्रिमिनल्स को बनाती है। खैर मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।